So, employee training and facilities. A person shall be allowed a deduction for any expenditure other than capital expenditure incurred in a tax year in respect of a any educational institution or hospital in Pakistan established for the benefit of the person's employees and their dependents. B. Any institute in Pakistan established for the training of industrial workers recognized, aided, or run by the federal government or a provincial government or a local government. Or C. The training of any person being a citizen of Pakistan in connection with a scheme approved by the board for the purposes of this section. Okay, so we are studying today section number 27. It is about the employee training and other facilities. So it says a person shall be allowed a deduction for any expenditure other than capital expenditure incurred in a tax year in respect of A, B and C. So it means कि आपको डिडक्शन मिलेगी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अगेंस्ट किस एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, एनी एक्सपेंडिचर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर. कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी एम्प्लॉय ट्रेनिंग से रिलेटेड और फैसिलिटीज से रिलेटेड. तो पहला है कि जी एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल इन पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्संस एम्प्लॉइज एंड देयर डिपेंडेंट्स. सपोज एक फैक्ट्री है, उसने एक स्कूल बनाया अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए और उनके बच्चों के लिए. तो अगर एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉइज के लिए या अपने एम्प्लॉइज के डिपेंडेंट्स के लिए चाहे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाती हैं या अपने एम्प्लॉइज के लिए कोई इन हाउस हॉस्पिटल बनाती हैं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए या हॉस्पिटल बनाने के लिए और उसको डे टू डे रन करने के लिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिनेटली नहीं होगा, उसकी तो आपको डिप्रिसिएशन मिलेगी. लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर एक स्कूल है उसके टीचर्स की आप फ्री दे रहे हैं, तो ऑल्दो आप लेट सपोज एक फर्टिलाइजर कंपनी है और फर्टिलाइजर कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया और स्कूल के टीचर्स की सैलरी दे रहे हैं और स्कूल का यूटिलिटी बिल्स दे रहे हैं या उसकी स्कूल की कोई और डे टू डे स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हैं या कोई और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ऑल्दो कि ये वाला जो एक्सपेंडिचर है आपके बिजनेस से रिलेट नहीं करता, लेकिन स्पेसिफिकली लॉ ने प्रोवाइड कर दिया कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज या एम्प्लॉइज के डिपेंडेंट्स के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन्स एम्प्लॉइज और देयर डिपेंडेंट्स, एक कंपनी के एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए या उनके डिपेंडेंट्स, उनकी फैमिलीज की बेनिफिट के लिए अगर कोई इदारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाता है या कोई हॉस्पिटल, क्लिनिक वगैरह बनाते हैं, तो उसके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्लेमेबल एक्सपेंडिचर हैं, वो एडमिसिबल एक्सपेंडिचर है, उनको आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिख सकते हैं. एक तो ये चीज होगी. इसमें ए में क्या कवर्ड है? स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या हॉस्पिटल्स. सेकेंड ये है कि ये तो था एकेडमिक एजुकेशन. अब अगर कोई स्किल से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट है, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की ट्रेनिंग है, एनी इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स recognized, aided or run by the federal government, provincial government और local government. तो एक गवर्नमेंट का कोई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया, आपने किस तरह एक्सपेंडिचर किया कि आपका कोई टेक्निकल बंदा है, उसको आपने कोई टेक्निकल कोर्स वहां से करवाया, तो या उस इदारे को आपने कोई स्कॉलरशिप दे दी या उस इदारे को आपने कुछ पेमेंट्स की, तो वो भी आपका, although कि उसका आपके बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और फैसिलिटी से ताल्लुक है, तो ये भी क्लेमेबल और एडमिसिबल एक्सपेंडिचर है. थर्ड ये है कि द ट्रेनिंग ऑफ एनी पर्सन का मतलब ये है कि आपके एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और आपके एम्प्लॉय के अलावा भी कोई लोग हो सकते हैं. शर्त क्या है कि दैट पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. अगर जर्मनी का कोई बंदा है उसको आप ट्रेनिंग देंगे तो वो क्लेमेबल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का कोई बंदा है, पाकिस्तान का कोई सिटीजन है, बेशक आपका एम्प्लॉय ना हो, तो ये सी में आएगा. ट्रेनिंग ऑफ एनी पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन कनेक्शन विद अ स्कीम अप्रूव्ड बाय द बोर्ड मींस एफपीआर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन. तो एक कंपनी अगर कोई एक्सपेंडिचर करती है स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए, हॉस्पिटल के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए या किसी और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, जैसे डिसीजन मेकिंग, ऊपर ये जो बी में है इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग है, सी में कोई भी ट्रेनिंग है, डिसीजन मेकिंग की ट्रेनिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस की है, फाइनेंस की है, अकाउंट्स की है, एचआर की है, सेल्स की है, आईटी की है, व्हाटएवर, तो ये सारी चीजें कवर्ड है. अगर ये एक्सपेंडिचर कोई कंपनी करती है तो ऑल्दो उसका ताल्लुक बिजनेस से नहीं भी है, पहले हमने पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर वो क्लेमेबल है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड 27
सेक्शन 27 बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सेक्शन 27 के तहत उन्होंने इसको भी एडमिसिबल कर दिया। अब इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। जी उमर, ये पढ़े एक्सरसाइज। जी सर। Exercise XYZ Limited, engaged in a business for manufacturing and sale of chemicals, has incurred the following expenditures for tax year 2020. First, rupees 50,000 given as a scholarship to Mr. Samil, a citizen of Pakistan, for his technical training in connection with a scheme approved by the Federal Board of Revenue under the relevant provision of the law. Mr. Samil is not an employee of XYZ Limited. Required is being tax consultant of the company. You are required to explain the admissibility inadmissibility of the above along with reason, keeping in view the provisions of the Income Tax Ordinance 2001. तो ये हमारा सिनारियो है। अब ये देखिए टैक्स पेयर कौन है, कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम क्या है उमर? लिमिटेड सर। XYZ लिमिटेड। इसका बिजनेस क्या है? सर मैन्युफैक्चरिंग करती है केमिकल्स की। मैन्युफैक्चरिंग करती है केमिकल्स की। तो इसने 1,50,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पे दिए समीर को। क्या ये स्कॉलरशिप की अमाउंट उसका बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है? सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मिस्टर समील एक आदमी है, इसको स्कॉलरशिप दी 1.5 लाख रुपए की टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए। क्या ये टेक्निकल ट्रेनिंग उसके बिजनेस का एक्सपेंडिचर है? सर होगा। कैसे है? क्या उससे केमिकल्स बनते हैं? टेक्निकल ट्रेनिंग से केमिकल्स बनाने के लिए कोई फैसिलिटेशन होती है? सर फैसिलिटेशन तो नहीं होती उसकी, लेकिन मतलब उसका प्रोसेस नहीं होगा सर एक। अच्छा, प्रोसेस होगा। तो क्या समील उसका एम्प्लॉई है? ये पढ़े, ये क्या लिखा हुआ है? मिस्टर समील इज नॉट एम्प्लॉई ऑफ द XYZ लिमिटेड। तो ये एम्प्लॉई भी नहीं है, तो ये किसी XYZ किसी और बंदे को जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, उसका एम्प्लॉई नहीं है, उसको इन्होंने स्कॉलरशिप दी है। तो अब बताइए, चलिए अगर एम्प्लॉई होता तो हम कह लेते हैं कि चलो उसको उसकी ट्रेनिंग का बेनिफिट होगा। ये तो एम्प्लॉई भी नहीं है, तो क्या ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है? नहीं सर। बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। क्या ये एडमिसिबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। अच्छा, नहीं होगा। अब आप दोबारा से सी को पढ़ें। सी क्या कहता है, पढ़ें जरा। The training of any person being a citizen of Pakistan in connection with a scheme approved by the board for the purposes of this section. क्या सी से कहीं इंडिकेशन मिलती है कि वो पर्सन एम्प्लॉई होना चाहिए? नहीं सर। क्या लिखा हुआ है? सर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो तो फिर जो है ना, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो और एनी पर्सन हो, एनी एम्प्लॉई नहीं लिखा हुआ। आप देखिए ऊपर ए में उसने स्पेसिफिकली क्या लिखा? फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्संस एम्प्लॉइज एंड देयर डिपेंडेंट्स। लेकिन यहाँ उसने ना एम्प्लॉई का लफ्ज इस्तेमाल किया ना डिपेंडेंट, या उसने कहा एनी पर्सन, कोई भी बंदा हो सकता है, सिर्फ शर्त यह है कि वो पर्सन हो और वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो। तो इसका मतलब है ये एम्प्लॉई नहीं है। तो तब भी 3 कंडीशंस हैं, एक ट्रेनिंग के लिए हो और पर्सन के लिए हो, वो पर्सन उसका एम्प्लॉई होना जरूरी नहीं है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो और वो स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड हो। ये 3 कंडीशन होनी जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है? सर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और ट्रेनिंग के लिए हो, और तीसरी कंडीशन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड हो। अब देखें क्या ये तीनों कंडीशन इधर मीट होती हैं या नहीं। क्या ये पर्सन के लिए है जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है? जी सर। ओके। सेकंड, क्या ये ट्रेनिंग के लिए है? जी सर ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग का लफ्ज लिखा हुआ है। जी सर टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए। टेक्निकल ट्रेनिंग, तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी है, टेक्निकल ट्रेनिंग भी है। क्या ये FBR से अप्रूव्ड है स्कीम? सर उसका नहीं लिखा हुआ सर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अप्रूव्ड है। स्कीम अप्रूव्ड बाय फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसका मतलब है कि सेक्शन 27C की तीनों, सेक्शन 27C इसकी तीनों कंडीशंस मीट होती हैं। तो इसका मतलब है ये एक्सपेंडिचर आपका एडमिसिबल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ? सिंस द स्कॉलरशिप हैज बीन ग्रांटेड टू अ पाकिस्तानी सिटीजन, पहली कंडीशन हो गई पाकिस्तानी सिटीजन,
फॉर हिज टेक्निकल ट्रेनिंग दूसरी कंडीशन, अंडर अ स्कीम अप्रूव बाय एफपीआर तीसरी कंडीशन। चूंकि ये तीनों कंडीशंस पूरी हो गई तो द एक्सपेंडिचर इज एडमिसिबल। और ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 27C। सो दिस एक्सपेंडिचर इज एडमिसिबल। मजीद डिटेल क्या है? द बेनिफिशियरी ऑफ स्कॉलरशिप डज नॉट नीड टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ द टैक्स पेयर, तो उसका एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है। सो सिंस XYZ लिमिटेड ने मिस्टर समील को स्कॉलरशिप दी 1.5 लाख रुपए की, जो कि उसका एम्प्लॉय नहीं है, मिस्टर समील इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ XYZ लिमिटेड, लेकिन ये आपके एक्सपेंडिचर के तौर पे टैक्स लॉ एडमिसिबल करता है अंडर सेक्शन 27C फॉर 3 कंडीशंस, कि वो पर्सन हो, उसकी ट्रेनिंग के लिए हो, और वो पाकिस्तान का सिटीजन हो, और वो स्कीम एफबीआर से अप्रूव्ड हो, तीनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, सो दिस एक्सपेंडिचर इज एडमिसिबल। गॉट इट? जी सर।